अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछला जो पढ़ा था वो हमने क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास वो 6 ग्रुप्स थी। हमने फ्रैक्चर्स को और इंजरीज को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है एनेमल इन्फेक्शन और एनेमल फ्रैक्चर। So what is enamel infections? Enamel infections are the micro cracks which are seen within the dental enamel of the tooth. जो हमारे पास डेंटल एनेमल पे जो माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं एनेमल इन्फेक्शंस। ये एनेमल इन्फेक्शन जो है ये हमें नेकेड आई से इतना नजर नहीं आती। इनके लिए हम टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं। अगर हमारे पास एनेमल फ्रैक्चर हो तो वो हमें प्रोमिनेंटली नजर आ जाएगा, लेकिन जो हमारे पास माइक्रो क्रैक्स है उनको हम एनेमल इन्फेक्शन कहते हैं। So these are the cracks which are seen within the dental enamel of the tooth, and they are commonly the result of the dental trauma or to the brittle enamel. अगर हमारे पास ब्रिटल एनेमल के ऊपर कोई ट्रॉमाटाइज कंडीशन आ जाए और उसके रिजल्ट में हमारे पास टूथ के ऊपर जो है, टूथ की एनेमल के ऊपर जो माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं एनेमल इन्फेक्शन। ओके, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। सो दिस इज द एनेमल इन्फेक्शन। सो हमारे पास ब्रिटल एनेमल के ऊपर आ जाता है। कुछ हमारे पास फिर एनेमल फ्रैक्चर्स है विच आर द क्रैक लाइंस और द चिप ऑफ द एनेमल। हमारे पास एनेमल समटाइम्स चिप ऑफ कर जाता है। इट इज द की क्लिनिकल फीचर ऑफ द फ्रैक्चर्स है। दीज काइंड ऑफ इंजरीज डू नॉट पोज अ थ्रेट टू द वाइटलिटी ऑफ द टूथ। अगर हमारे पास एनेमल फ्रैक्चर डीप ना हो और जस्ट एनेमल पे हो या माइक्रो क्रैक्स हो या एनेमल चिप ऑफ कर जाए, लेकिन इसमें पल्प की या डेंटिन की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये हमारे पास जो है वो टूथ की वाइटलिटी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, आपका पल्प जो है वो वाइटल रहा, इट मीन्स आपका टूथ भी सही रहेगा एंड हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। और उसकी गुड प्रोग्नोसिस है कि वो ठीक भी हो सकता है, एक अच्छे रिजल्ट भी दे देता है, हमारे पास अच्छे आउटकम्स देता है। So the crack line may be better visualized with the trans-illumination test। अच्छा, वही बात आ गई कि हम एनेमल फ्रैक्चर्स और एनेमल इन्फेक्शंस को कैसे देखेंगे, और इसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं विच इज कॉल्ड द ट्रांस-इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस-इल्यूमिनेशन टेस्ट हमारे पास इस तरह का टेस्ट होता है कि हम रूम में लाइट्स को डिम कर लेते हैं और पेशेंट की टूथ के ऊपर हाई डेंसिटी ऑफ लाइट को कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उसकी शाइन ले आते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आया टूथ की इनेमल जो है क्या वो रफ है, क्या वो स्मूथ है, क्या उसके ऊपर कोई क्रैक्स है कि नहीं। क्योंकि हमें तो पता है कि हमारा इनेमल जो है वो क्या काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक ऊपर की लेयर जो है उसकी इस तरह से है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर उन क्रैक्स को सही प्रोमिनेंट नहीं कर पाते, जिसके लिए हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टूथ की सरफेस पे ऊपर कहाँ पे हमारे पास ये क्रैक्स प्रेजेंट है। The chipped enamel might make the tooth rough and maybe as an aesthetic problem to the patient। ठीक है, टूथ की इनेमल के ऊपर जब फ्रैक्चर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा एस्थेटिकली बैड नजर आता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंट के लिए एस्थेटिक का होता है। दूसरी बात कि जब इनेमल चिप ऑफ कर जाता है, वहां से हट जाता है, इनेमल कट हो जाता है, तो वो चिप्ड इनेमल जो है वो टूथ को एक रफ सरफेस भी देता है, जिसकी वजह से वो वही बात लुक और एस्थेटिक की वो अच्छी नजर नहीं आती पेशेंट के लिए। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखें इस पिक्चर में, यहाँ से एनिमल जो है वो चिप ऑफ कर गया है, यहाँ से देख लें यहाँ से भी चिप ऑफ कर गया है, और इस टूथ की सरफेस जो है ये रफ भी हो जाती है। समटाइम्स यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स भी प्रेजेंट होती हैं, हमें इस तरह नजर नहीं आती, लेकिन हम इसके लिए ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें फिर पता चल जाता है। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? ट्रीटमेंट इसके लिए हमारे पास ये है कि हम इस टूथ की जो सरफेस अगर रफ है तो उसको स्मूथ कर लें। अगर चिप्ड इनेमल है और टूथ की जो इनेमल लेयर है वो वहाँ पे शार्प होती है, जिसकी वजह से वो आपकी सॉफ्ट टिश्यूज को लेक्रेट कर सकती है, इसलिए हमें उसको ठीक करना चाहिए। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर टूथ का इनेमल यहाँ से चिपका ऑफ कर गया है, जिस पार्ट पे हमने देखा पीछे पिक्चर में, यहाँ पे देख लें, यहाँ से जो चिप ऑफ कर गया है, तो यहाँ पे हम दोबारा से कंपोजिट लगा ले और इसको रिस्टोर कर दे इस एरिया को। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। या यहाँ का अगर पार्ट बड़ा है और ये यहाँ से हट गया है टूथ का वो पार्ट, तो अगर पेशेंट के पास है तो उसको दोबारा हम यहाँ पे बॉन्ड भी कर सकते हैं। सो लेट्स ये यहाँ से करते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या है। सो द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द स्मूथनिंग ऑफ द रफेंड मार्जिन। जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, अगर आपके पास रफ मार्जिन है, पहले इसको हम स्मूथ करेंगे बिकॉज इट लैक्रेट योर सॉफ्ट टिश्यूज। सो वी शुड प्रिवेंट द लैक्रेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज।
So we should smooth the rough margins and smooth the surface of the tooth or enamel. In more extensive enamel fractures, recontouring भी हम कर सकते हैं अगर rough margins है, which is followed by static composite restoration. वही बात कि आप वहाँ पे composite की restoration लगा लें और उस tooth की जो surface है उसको वहाँ पे ठीक कर लें. So it should be necessary. If the fracture fragment is available, it can be repositioned and bonded to the tooth. आपके पास अगर पेशेंट के पास वही फ्रैक्चर सेगमेंट है तो आप उसको दोबारा से रिपोजिशन भी कर सकते हैं और बॉन्ड भी कर सकते हैं टूथ के साथ. ठीक है, तो ये इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर एनिमल फ्रैक्चर या इंफेक्शंस वहां पे आ जाए. द सेकेंड वन इज द क्रोन फ्रैक्चर विदाउट पल्प एक्सपोजर. यानी आपका क्रोन फ्रैक्चर हो चुका है लेकिन अभी यहाँ पे पल्प की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे पल्प एक्सपोज नहीं हुआ. सो द ऑब्जेक्टिव इन ट्रीटिंग अ टूथ विद अ फ्रैक्चर कोन विदाउट पल्प एक्सपोजर इज थ्रीफोल्ड. हमारे पास ये 3 ऑप्शन है कि हम उस टूथ को ट्रीट कर सकते हैं जिसमें अभी पल्प की एक्सपोजर नहीं हुई. सो फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट. आप पहले पेशेंट का डिस्कम्फर्ट एलिमिनेट करें. पेशेंट का जो वाइटल पल्प है उसको रिजर्व रखना है. सो द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइटल पल्प. एंड द थर्ड वन इज द रिस्टोरेशन ऑफ द फ्रैक्चर कोन. फिर आपके पास जो क्रोन फ्रैक्चर है उसको हम आखिर में रिस्टोर कर लेंगे. तो पहले पेशेंट का डिस्कम्फर्ट एलिमिनेट करें. पेशेंट का जो पल्प है ये चेक करें कि वाइटल है कि नहीं, उसको वाइटल रखें. एंड थर्ड वन इज द उसी फ्रैक्चर कोन को आप फिर रिस्टोर कर सकते हैं. सो इन एन अनकम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द क्रोन विदाउट द पल्प एक्सपोजर, वो क्रोन फ्रैक्चर जिसमें आपके पास पल्प की एक्सपोजर नहीं हुई, तो दिस इज योर अनकम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. ओके, सो द रिमेनिंग डेंटिल थिकनेस हमारे पास 2 mm होनी चाहिए. ठीक है, जिसमें पल्प एक्सपोजर भी नहीं हुआ हो और डेंटिल की थिकनेस भी बीच में 2 mm हो. इट इज सफिशिएंट टू शील्ड द पल्प, ताकि हम पल्प को प्रोटेक्ट कर सकें एंड टू इंश्योर अ गुड प्रोग्नोसिस. और ये हमें आगे जाकर गुड प्रोग्नोसिस भी देता है अगर आपके पास पल्प की एक्सपोजर नहीं हुई. सो सेम एज द एनिमल फ्रैक्चर में भी हमें गुड प्रोग्नोसिस देता है बिकॉज पल्प की वाइटिलिटी, पल्प नहीं इन्वॉल्व. और सेम इज द केस इन द क्रोन फ्रैक्चर विदाउट द पल्प एक्सपोजर. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ द पेन और द परकशन. जब हम टूथ को परकट करते हैं, ठीक है, परकट इज द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इन विच हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, टूथ के ऊपर जो है उसको टैप करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट हमें किस तरह रिस्पॉन्स देता है. जब फ्रैक्चर्ड क्रोन होगा, जब आप उसके ऊपर परकशन करेंगे और वहां से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एज द फॉर्म ऑफ पेन आएगा, पेशेंट को पेन होगा. So it usually transients as long as the vascular supply to the pulp remain intact. It means this response shows that this inflammatory response shows you that the vascular supply to the pulp remains intact. Your pulp is vital. ठीक है, कंपोजिट रेजन रिस्टोरेशन भी हम प्रेफर कर सकते हैं इस तरह के केसेस में. वही बात, क्योंकि आपका क्रोन फ्रैक्चर हो चुका है तो उसी फ्रैक्चर को छुपाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ पे कंपोजिट रिस्टोरेशन यूज कर लेते हैं. बिकॉज वी नो दैट कंपोजिट इज अ टूथ कलर्ड मटेरियल and in certain cases the fracture segments can be reapproximated and bonded back with the help of the dentine bonding agents and composite. Again आपके पास वही एक दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है कि उसी फ्रैक्चर सेगमेंट्स जो हमारे पास है उसको हम री अप्रोक्सीमेट अगेन वहां पे रख लें, बॉन्ड बैक कर लें दोबारा से टूथ के ऊपर. उस एरिया को और उसी फ्रैगमेंट्स को अगेन हम एक साथ जोड़ लें और हम उस टूथ को ठीक कर लें. तो बीच में बॉन्डिंग एजेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं और कंपोजिट रेजन्स भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए. द टूथ शुड बी पीरियडिकली टेस्टेड. जब हम ये चीज कर लेते हैं तो हमें उस टूथ को फिर चेक भी करना होगा. बिकॉज हम देखेंगे कि आया हमारे पास टूथ उस टाइम पे जब वाइटल था और पल्प एक्सपोजर नहीं हुई थी तो क्या वो अब भी है कि नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हमें उसके लिए फिर टेस्ट भी करने होंगे जिसके लिए हम पल्प टेस्टर्स यूज करते हैं, आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं. So periodically means कि with time to time हम उसको टेस्ट करते रहेंगे. The tooth should be periodically tested with elastic pulp tester or with the eyes. So if the pulp tests are vital and you check the tooth, it should be checked again after a week. Same वही बात, periodically हम उसको check करेंगे after a week and again after a month and after 3 months, after 6 months and after a year. So we should check it कि आया हमारा pulp जो है वो अभी तक vital है कि नहीं है. सेम इसके साथ हम रेडियोग्राफ्स भी ले सकते हैं. इट शुड बी टेकन एट 6 month इंटरवल्स पे रेडियोग्राफ लें. इफ द पल्प कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली ड्यूरिंग दिस टाइम द पल्प कैन बी assumed to have recovered. इट मींस योर पल्प हैज बीन रिकवर्ड. ठीक है, और अगर आपका पल्प जो है वो सही उसी तरह सेम रिस्पॉन्स कर रहा है. तो ये हम इसके लिए साथ में ट्रीटमेंट ऑप्शंस
उसके साथ चलते रहते हैं, उसी को परफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी टूथ को जो है वो प्रिजर्व रखना है, उसकी पल्प को प्रिजर्व रखना है। तो ये उसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास। The third one is the Crohn fracture without अच्छा ये विदाउट पल्प एक्सपोजर की ये डायग्राम डाली गई है। आप ये देखिए यहाँ पे क्रोन की देख सकते हैं कि शायद ये फ्रैक्चर एनिमल यहाँ से चिप ऑफ कर गया है बल्कि, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये देखिए फ्रैक्चर आया है और पल्प की एक्सपोजर नहीं हुई, और हमने ये भी कहा था कि बीच में यहाँ पे 2 mm का डेंटिन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्प की एक्सपोजर यहाँ पे नहीं हुई। Now the third one case is the Crohn fracture with pulp exposure। ऐसे केसेस जिसमें हमारे पास Crohn fracture हो जाता है प्लस वहाँ पे हमारे पास पल्प की एक्सपोजर भी हो जाती है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, अगर हमारे पास पेशेंट आया, कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा उससे हुआ है या वो गिर गया है, तो उस केस में उस पेशेंट की टूथ जो है Crohn fracture हो गई है, पल्प भी एक्सपोज हो गया है। So what are the treatment options we have? So we should know कि हमारे पास कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होनी चाहिए जिनको हम अप्लाई कर सकें पेशेंट पे। So the first one is the direct pulp capping। अगर पल्प एक्सपोज हो चुका है, आपने पल्प को बचाना है, so you should first cap the pulp। So direct pulp capping की ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। The second one is the pulpotomy। If your pulp is vital, तो हम पल्पोटमी परफॉर्म करेंगे। एंड वी ऑलरेडी नो कि पल्पोटमी हमारे पास ये है कि हमने क्रोन का जो पोर्शन ऑफ द पल्प है उसको हम रिमूव कर लेंगे, या जो पल्प एक्सपोज है जो वहां पे दी थी उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज द एपेक्सिफिकेशन। एपेक्सिफिकेशन ये है कि हम इंड्यूस करते हैं द कैल्सिफिक बैरियर इन द रूट, ठीक है। ये हम तब करेंगे अगर आपका पल्प नेक्रोट हो चुका है, यानी पल्प एक्सपोज है एंड द पल्प इज आल्सो नेक्रोट, so we should do the apexification। And the fourth one is the pulpectomy। Pulpectomy, and we already know that direct हमने पल्प को पूरा रिमूव कर देना है। So endodontic treatment, this is the last option we have। So when the pulp is involved in the fractured crown, so we have these 4 options। The primary aim for a fractured crown presenting with a pulp exposure is to maintain the pulp vitality। सबसे प्राइमरी एंड सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम हमारा यही है कि हम पल्प की वाइटिलिटी को मेंटेन कर सकें अगर पल्प एक्सपोज है, ठीक है। तो हमने किससे मेंटेन रखनी है कि आप पल्प कैपिंग की तरफ पहले जाए या फिर पल्पोटमी कर लेंगे। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देखिए क्रोन जो है वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है, प्लस यहाँ पे इसकी पल्प भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो सारी रेडनेस नजर आ रही है, दिस शोज के पल्प की जो ब्लड वेसल्स है वो सारे यहाँ पे पल्प का एक्सपोजर हो चुका है इस टाइप के केस में। सो द नेक्स्ट वन इज द क्रोन रूट फ्रैक्चर। की क्रोन रूट फ्रैक्चर हमारे पास एक ऐसी टाइप है, द नेम इंडिकेट, यहाँ पे इस फ्रैक्चर में हमारे पास क्रोन भी इन्वॉल्व है और रूट भी इन्वॉल्व है। So this kind of traumatic dental injury is characterized by an oblique fracture। ये एक ऐसा टाइप ऑफ oblique fracture है जिसमें क्रोन भी इन्वॉल्व है, रूट भी, यानी एक ऐसा नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल बट एन oblique फ्रैक्चर लाइन है जो कि आपकी टूथ की इंसाइजर के नीचे से स्टार्ट होके आपकी टूथ की जो जिंजिवा के साथ जो सर्विकल लाइन है, तो जिंजिवा सर्विकल तक आया है, यानी क्रोन से लेकर रूट तक वो गया हुआ है। So this kind of the traumatic dental injury which is characterized by an oblique fracture line एक आ जाएगा that usually begin few millimeters incisal to the marginal gingiva, जो कि आपके पास इंसाइजल की few millimeters से स्टार्ट होके marginal gingiva तक आएगा, extend beyond the gingival cervix तक। आगे जाकर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको डायरेक्टली इसका पता चल जाएगा कि क्रोन रूट फ्रैक्चर का किस तरह का oblique line है। They resemble a Crohn fracture but are more complex to treat as the fracture involves the root। This is the most complex one fracture because it involves Crohn as well as the root। So clinically इसकी displacement जो है coronal fracture segment की वो हमारे पास हो सकती है। So it is minimal as the fracture segments are held together by underlying PDL। यानी इस टाइप की फ्रैक्चर जो है वो इसमें हमारे पास ज्यादातर जो फ्रैक्चर सेगमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्रोन रूट फ्रैक्चर है तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास ये ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हो पाता, मिनिमल डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे पीडीएल इन्वॉल्व है, उसने आपकी उस टूथ की क्रोन को के साथ जो रूट पार्ट है उसको पकड़ा हुआ है।
सो द फ्रैक्चर लाइन इज यूजुअली सिंगल लाइन होता है, समटाइम्स मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं। इट कैन आल्सो प्रिजर्वेटी इन स्पाइट ऑफ द पल्पल एक्सपोजर सिम्टम्स आर माइल्ड। सिम्टम्स हमारे पास अगर पल्प एक्सपोजर है तो सिम्टम्स आ सकती है, पेन भी फील हो सकता है और टूथ की मोबिलिटी भी हो सकती है ड्यूरिंग फंक्शनिंग। अच्छा, सो द इमरजेंसी केयर इन सच केसेस हम क्या करेंगे, हम उस लूज टूथ फ्रैगमेंट्स को तो पहले हम बॉन्ड कर सकते हैं और हम इनिशिएशन करेंगे पल्प थेरेपी की। सो पल्प थेरेपी हमारे पास इन्वॉल्व है पल्पोटमी और पल्पेक्टमी पल्प थेरेपी में इन्वॉल्व है। हमने पल्प थेरेपी का मेन एम हमने पल्प को प्रिजर्व रखना है, ठीक है, हमने पल्प को वाइटल रखना है, हमने पल्प को प्रोटेक्ट करना है। सो इमरजेंसी केसेस में आप ये कर सकते हैं कि जो लूज टूथ फ्रैगमेंट्स है उनको बॉन्ड कर ले और पल्प थेरेपी स्टार्ट कर ले। और इसके अलावा भी हमारे पास अदर वेरियस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल है इनकी मैनेजमेंट के लिए फॉर द क्रोन रूट फ्रैक्चर्स, इन विच वन इज द रिमूवल ऑफ द रीअटैचमेंट ऑफ द फ्रैक्चर सेगमेंट। जो आपके पास फ्रैक्चर सेगमेंट्स हैं इनको या तो आप बिल्कुल रिमूव कर ले और या फिर उनको रीअटैच कर लेते हैं। The second one is the orthodontic extrusion of the apical fragments। हम apical fragments को extrude करेंगे। Extrusion is the displacement of the tooth out of the socket। So orthodontically आपने उसको extrude करना है या फिर surgically extrude करना है। So we have these options कि या तो आप उसी fragments को remove करके कर लें या फिर दोबारा से रीअटैच कर लें वहां पे, या फिर टूथ की उन एपिकल फ्रैगमेंट्स की जो क्रोन रूट की फ्रैक्चर में इन्वॉल्व है उस एपिकल फ्रैगमेंट को या आप ऑर्थोडोंटिकली एक्सट्रूड कर लें, ठीक है, या फिर सर्जिकली एक्सट्रूजन भी हम उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास जो क्रोन रूट फ्रैक्चर है जिसमें या तो पल्प इन्वॉल्व होगा या फिर नहीं इन्वॉल्व होगा। टू केसेस है हमारे पास। अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसाइजर से स्टार्ट होकर जो जिंजर की सर्विकल लाइन है यहाँ तक आया हुआ है और ये देखिए आपके टूथ का पल्प है जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ। और उस दूसरी केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पल्प एक्सपोजर केस आया है जो फ्रैक्चर लाइन है, दिस इज द ओब्लिक फ्रैक्चर लाइन, दिस इज आल्सो ओब्लिक फ्रैक्चर लाइन, बट दिस इज विदाउट पल्प इन्वॉल्वमेंट एंड दिस देयर इज द पल्प इन्वॉल्वमेंट इन दिस फ्रैक्चर लाइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दिस इज द अनकॉम्प्लिकेटेड क्रॉन रूट फ्रैक्चर है, दिस वन इज द कॉम्प्लिकेटेड क्रॉन रूट फ्रैक्चर। फिर इसी रूट फ्रैक्चर को अगेन हमने फिर थोड़ा सा क्लासिफाई भी किया है और इसके बारे में ये है कि ये हमारे पास कितना परसेंट होता है। सो लेस देन 0.5 to 7% ऑफ द केसेस में हमारे पास रूट फ्रैक्चर्स अकर हो सकते हैं, ठीक है। इन ऑल डेंटल इंजरीज में हमारे पास रूट फ्रैक्चर की चांसेस इतने हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रैक्चर लाइन इन्वॉल्विंग द रूट इन द हॉरिजॉन्टल और डायगोनल प्लेन। इसमें आपके पास डायगोनल के अलावा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी आपका रूट जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट लाइन में जो है फ्रैक्चर हो सकता है। क्लिनिकली द कोरोनल सेगमेंट में भी मोबाइल और डिस्प्लेस विद द टूथ बीइंग टेंडर ऑन परकशन। जब हम टूथ को परकशन के थ्रू एग्जामिन करते हैं तो वहां पे पेन की फीलिंग आ जाती है, वहां पे टेंडरनेस होती है, ठीक है, और जो कोरोनल सेगमेंट होता है वो हमारे पास मोबिलिटी शो करता है। So when the horizontal or diagonal fracture of the root occurs, the one should immobilize the tooth। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपका टूथ जो है वो मोबिलिटी शो कर रहा है और पेन भी है वहां पे, तो हम इसकी मोबिलिटी की स्टॉप करने के लिए स्प्लिंटिंग की तरफ जाते हैं। ऑर्थोडोंटिक में आप लोग स्प्लिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता कि स्प्लिंटिंग में हम इस तरह करते हैं कि टूथ को फिक्स रखते हैं। जब हमारे पास टूथ में मोबिलिटी होती है तो उसके लिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं, यानी हम उस टूथ को इमोबिलाइज रखने के लिए स्प्लिंटिंग कर लेते हैं, स्प्लिंट लगा लेते हैं। तो इस केस में भी रूट फ्रैक्चर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंटिंग करेंगे ताकि हमारे पास ये जो टिथ है ये मोबाइल ना रहे और उसका फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाए। तो उसकी स्प्लिंटिंग के लिए हम इसको एडजेसेंट टीथ के साथ स्प्लिंट कर लेते हैं। हमारे पास स्प्लिंट एक मेटल वायर ही है, इसमें हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स है, आप वो अगर खुद पढ़ सकते हैं देख लें, और या फिर ऑर्थो में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या शायद इस सेमेस्टर में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे स्प्लिंटिंग के बारे में। तो हम साइड वाले एडजेसेंट टीथ जो है उनके साथ इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे टूथ जो है वो मोबिलिटी शो ना करे। Splinting may be done by the ligating the fractured tooth to the several adjacent teeth by extracoronal ligation। extracoronal ligation यानी आपने जब splinting कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो ligation कर रहे हैं, वायर्स लगा रहे हैं, आप उसको adjacent tooth के साथ extracoronally फिक्स करेंगे। फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स भी हम यूज कर सकते हैं, अप टू 4 वीक्स तक हम यूज कर सकते हैं, इसलिए ताकि हम टूथ को स्टेबलाइज कर सकें और टूथ में कोई मूवमेंट ना आए।
और इसको हम रिमूव करेंगे आफ्टर द 4 to 6 वीक्स। उसको रिमूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस कि आपका जो एल्वुलर बोन है, जो टूथ की सराउंड है, क्या उसके साथ आपका टूथ सही पड़ा है कि नहीं, क्या मोबिलिटी ऑफ टूथ अभी हो रही है कि नहीं हो रही, और ओवरऑल रूट लेंथ को भी हम चेक करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम फिर स्प्लिंट को रिमूव करेंगे। सो द टाइम पीरियड इज 4 to 6 वीक्स, आफ्टर 4 to 6 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखें, इसमें आपके पास रूट फ्रैक्चर, जस्ट दिस इज द रूट फ्रैक्चर। क्रोन रूट फ्रैक्चर के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो थी वो ये रूट फ्रैक्चर की है, कि जिसमें आपका जस्ट रूट फ्रैक्चर इन्वॉल्व है। अब इस रूट फ्रैक्चर में देखिए आपका ये वाला सारा क्रोन पार्ट है। अब ये क्रोन पार्ट जो है ये तो ऊपर ये तो मोबिलिटी शो करेगा ना, क्योंकि आप क्या देखें ये यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन आ गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल और डायगोनल भी हो सकता है। तभी तो कहा है कि आप इस टूथ को बिल्कुल सीधा अपनी पोजीशन पे रखें और एडजेसेंट टूथ के साथ इसको स्प्लिंट कर ले। तो स्प्लिंटिंग के साथ इसमें मोबिलिटी नहीं होगी क्रोन पार्ट में, बिकॉज क्रोन पार्ट जो है वो रूट फ्रैक्चर की वजह से मोबिलिटी शो करता है। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास जो ये रूट फ्रैक्चर है ये 3 लेवल्स पे क्लासिफाइड हो चुका है। यानी आपका रूट फ्रैक्चर जो है, वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास रूट की 3 पार्ट्स हैं, जो कि हमारे पास एक कोरोनल थर्ड की है, एक मिड है और एक हमारे पास एपिकल है। तो जो लेवल ऑफ द फ्रैक्चर उसके हैं कि या आपका फ्रैक्चर लाइन कहाँ पे आया है। तो फ्रैक्चर लाइन को हम देखते हैं कि वो क्या वो क्रोन के साथ जो रूट का पार्ट है उसी पे आया है, तो वी कॉल्ड इट द कोरोनल थर्ड रूट फ्रैक्चर। If it occurs on the mid, so we call it the mid root fracture, and if it occurs on the apical part, so we call it the apical third root fracture. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास ये टूथ का क्रोन पार्ट है, दिस इज द रूट पार्ट, और इस रूट पार्ट को 3 में डिवाइड किया है। दिस इज योर एपिकल, दिस इज योर मिड एंड दिस इज योर कोरोनल रूट फ्रैक्चर। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं।